सुबह का 6 बजे होता है। एक घर से इतनी चीखती चिल्लाती हुई औरत की आवाज़ आती है कि पूरा मोहल्ला जग जाता है। जब पूरा मोहल्ला देखता है कि सुमन यादव नाम की, संतोष यादव नाम की औरत चीख रही है, चिल्ला रही है, बाल उखाड़ रही है, क्या हो गया है। सब लोग झुंड बना करके आते हैं, उनके दरवाज़ा को धक्का देते हैं और घर में घुसते हैं। तो वो देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। कोई मुंह बंद कर लेता है, कोई नाक बंद कर लेता है, कोई सीने पे हाथ लगा लेता है, किसी के पसीना आ जाता है, किसी को हार्ट में दर्द हो जाता है, क्योंकि 3 लाशें किनारे से ऐसे बेड पे पड़ी थी और वो लाशों से इतनी ज़्यादा मतलब खून टपक रहा था, इतना ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा खून टपक रहा था, जैसे आम का रस नहीं होता है गाढ़ा गाढ़ा वैसे। और बहुत सारा खून पूरे कमरे में, पूरे बेड पूरी लाल, पूरी चद्दर लाल, पूरा गद्दा लाल। और उसके लाल होने के बावजूद इतना मोटा गद्दा, मोटी चद्दर, उसके बाद भी खून नीचे टपक रहा था। सब लोग शॉक्ड हो गए। तब तक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, जो हॉल था जहाँ पे 3 लोग मरे पड़े थे, 3 बच्चे मरे पड़े थे, उसी के सामने एक रूम से गाढ़ा गाढ़ा खून ऐसे बहता हुआ आ रहा था। अब और लोग शंकित हो जाते हैं, अंदर घुसते हैं, दरवाज़ा धक्का देते हैं और देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। अंदर उस घर का मुखिया बनवारी लाल और 17 साल का बेटा बनवारी लाल का मोहित, 17 साल का बेटा बेड पे, इधर बेटा पड़ा था और इधर बाप पड़ा था। आप सोच सकते हो, एक साथ 5 लाशें देखेंगे तो कौन नहीं पागल हो जाएगा। ये कहानी भरतपुर की है, अलवर की, राजस्थान की है। और इस कहानी के पीछे आप एंगल देखिए। तुरंत पड़ोसी फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस देख करके दंग रह जाती है। 5 लाशें किनारे से, लाइन से, और माँ का रोना, बिलखना, चीखना, चिल्लाना एकदम पूरी धरती फाड़ के रख रहा था। उस माँ को काबू नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, हमारे बच्चों को किसने क्या कर दिया है। वो बार बार पुलिस से कहती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया, किसने क्या कर दिया। पुलिस शॉक्ड है, पुलिस वीडियो बनाती है, पुलिस एजेंसियों को बुलाती है, जांच एजेंसियों को बुलाती है, वीडियोग्राफी होती है, खून के सैंपल लिए जाते हैं, चद्दर क्राइम सीन से लिए जाते हैं, और उसके बाद उनके घर की ज्वेलरी, उनके घर का टोटल सामान चेक किया जाता है। ना तो कोई चोरों ने ज्वेलरी लिया था, ना तो चोरों ने कोई कैश लिया था, ना लॉक तोड़ा था, ना तो किसी भी तरह की क्षति पाई गई थी। दोस्तों, ये कहानी संतोष यादव की है। बताना चाहूँगी, संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, कुछ बनना चाहती थी, टीचर, इंजीनियरिंग, मैनेजर, या फिर एमबीबीएस डॉक्टर, या फिर आईपीएस ऑफिसर। अगर कुछ भी नहीं बनता है तो फिर वो पति की कमाई पे रह करके खूब ऐश करना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य कहते हैं ना, सबसे आगे आगे इंसान का बैड लक चलता है। संतोष यादव की शादी एक बनवारी लाल के नाम के 10 साल बड़े आदमी से हो जाती है, और संतोष यादव बेबस होकर के बनवारी लाल के साथ अपने ससुराल आती है। ससुराल में आती है तो वो देखती है कि बनवारी लाल एक सिंपल आदमी है, सच्चा आदमी है। पहले शुरू में ये भोली होती है, बच्ची होती है, और जल्दी जल्दी 3-4 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जब संतोष यादव देखती है कि घर में वही सब्जी रोटी, वही भिंडी रोटी, वही नमक रोटी, तंग आ जाती है। तो संतोष यादव बहुत टैलेंटेड थी, पढ़ने लिखने में तेज थी। संतोष यादव सोचती है कि पति की कमाई में नहीं पूरा हो पाएगा। संतोष यादव एक इंस्टीट्यूट जाती है, वहाँ पे टीचर मतलब एक टीचर से बात करती है, तो वो कुछ बच्चों को इनको ट्रेनिंग देने के लिए, टीआई ट्रेनिंग के लिए इनको रख लेते हैं, और उसके बाद एक बढ़िया से ट्रेनिंग देने लगती है। 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आने लगते हैं, और बढ़िया से अच्छी तरह से घर चलने लगता है। लेकिन इसी बीच इनके काम से प्रसन्न होकर के जो सीनियर टीचर थे, जो उस इंस्टीट्यूट के मतलब
एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने देखा कि संतोष के काम बड़ी सराहनीय से हो रहा है और संतोष को अगर और नॉलेज दी जाए तो हमें लगता है कि हमारे कॉलेज का नाम हो जाएगा। वो संतोष को बुलाते हैं राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, जहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की दी जाती थी। टीचर कहते हैं संतोष तुम जाके 5 दिन ट्रेनिंग लेके आओ, तुम अच्छी तरह से बेटर और बेहतरीन काम कर सकती हो। संतोष यादव प्रसन्न होती है, तैयारी बनाती है, 5 दिन के कपड़े लपेटती है और बैग उठा करके ये उदयपुर पहुंच जाती है। पति का कोई रोक टोक नहीं था, पति अपने आप में मस्त रहता था, पत्नी को जो कमाता था उठा के दे देता था, कभी नहीं पूछता था कहाँ जाती हो, किससे बात करती हो, क्या पहनती हो, क्या खाती हो। दोस्तों बताना चाहूँगी, कभी कभी आपने तुलसीदास का लिखा होगा कि ढोल गवार शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के हैं अधिकारी। कभी कभी किसी चीज़ की जांच करने लेनी चाहिए, अपने ज्ञान की, पढ़ाई की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की। फुल आंख बंद करके हमें किसी पे भरोसा नहीं करना है। यही संतोष यादव के पति बनवारी लाल ने किया। अब संतोष यादव उदयपुर आती है, वहाँ पे बढ़िया से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करती है, लेकिन एक हनुमान जाट नाम का वहाँ पे जो ट्रेनिंग देता था टीचर, उस पे संतोष यादव की आंख लड़ती है और आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं और संतोष यादव को हनुमान जाट बहुत अच्छा लगता है। संतोष यादव को हनुमान जाट आने के दूसरे दिन ही देखो कहाँ से ज़िंदगी बर्बाद शुरू होती है। जब हम अपने रास्ते को मोड़ते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, हमारे घर की बर्बादी उसी वक्त होना शुरू हो जाती है। ये क्या करती है, हनुमान जाट के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और फर्स्ट क्लास ऑर्डर करता है नाश्ता। संतोष सोचती है कितने प्यार से मुझे नाश्ता खिला रहा है, ये कौन है। 10 साल छोटा होता है लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है, बड़ा पैसे वाला टीचर होता है। संतोष यादव को बहुत भाता है। संतोष यादव सोचती है काश ये मेरा पति होता, और बड़ा दिल मिला करके संतोष यादव हनुमान जाट से बात करने लगती हैं। पता नहीं उन 5 दिनों में, कहते नहीं जब जिसको दुख देना होता है भगवान को, उसी वक्त सब कुछ तुरंत हो जाता है। जब कुछ होना होता है तो सारी सुविधाएं उपलब्धि हो जाती है, नहीं होना होता है तो कहते हैं सांप और रस्सी सांप बन जाता है। तो अभी होनी थी, उस 5 दिन के अंदर अंदर संतोष यादव को तुरंत के तुरंत प्रेम हो जाता है। अब हनुमान जाट उनको सुहाने लगता है, पति उनको बुरा लगने लगता है, पति को वो देखना नहीं चाहती, पति को देख के नींद खराब होती है, पति को देख के बदबू आती है। कहीं ना कहीं संतोष यादव सोचती हैं कि मैं अब नहीं जी सकती इस बूढ़े पति के साथ। ये बूढ़ा पति ना तो शकल का अच्छा है, ना अकल का अच्छा है, ना ये कमा सकता है, ना मुझे रेस्टोरेंट ले जा सकता है, ना मुझे सिनेमा घर ले जा सकता है, ना मुझे अच्छे कपड़े दिला सकता है। अभी तक इसने 18 साल शादी को हो गए, 14 साल शादी को हो गए, तो अभी तक, ये पहले की बात बता रही हूँ, मारा तो इसने बच्चों को, क्या हुआ कैसे हुआ 2 साल बाद गया है। इनके बच्चों के साथ जो दुर्घटना 2 साल बाद हुई, इनके प्यार होने के 2 साल बाद। बताना चाहूँगी, संतोष यादव अपने पति को देखती है तो गुस्सा आता है, तबीयत खराब हो जाती है। अब कहीं ना कहीं संतोष यादव को पति खटकने लगता है, बुरा लगने लगता है, पहाड़ की तरह भारी लगता है। उस पति को मरने के लिए मनाती है, उसको खाना नहीं देना चाहती है, उसके कपड़ों को उठा के फेंकती है। वो पति उनके लिए एक जानवर के, राक्षस के समान दिखाई देता है, क्योंकि जब दिल में दूसरा कोई आता है तो पहला बुरा ही लगता है और निकल ही जाता है। पहले की सारी गलती दिखाई देती है और दूसरे वाले की सारी अच्छाई दिखाई देती है। अब संतोष यादव एक दिन फोन करती है हनुमान जाट को, कहती है देखो इनके प्यार जब हुआ था तो उसी वक्त इनके रिलेशन भी बन गए थे, खत्म कहानी कर दिया था। कहते नहीं जब बांध टूटता है ना तो पानी फिर पूरी जगह बिखरता है। इन्होंने बांध तोड़ दिया था, इज्जत का बांध तोड़ दिया था, संस्कारों का बांध तोड़ दिया था, पति के द्वारा लिए गए फेरों का बांध तोड़ दिया था, पति को दिए गए वादों का बांध तोड़ दिया था, पति के द्वारा कमाए गए पैसों का बांध तोड़ दिया था, और पति के बच्चों का भी। एक माँ
अकेले पत्नी नहीं होती है, माँ भी होती है, सामाजिक प्राणी भी होती है। अपनी आत्मा को भी किसी से जाके मिलाना होता है, अपनी आत्मा को भी उद्धार करना होता है, मैके वालों के सामने भी अपने आप को छवि अच्छी करना होता है। संतोष यादव अब फ़ोन करती है किसको? हनुमान जाट को। कहती है देखो अब मैं जी नहीं सकती इस बूढ़ऊ के साथ। इस बूढ़ऊ को देखती हूँ तो मेरी भूख खराब हो जाती है, इस बूढ़ऊ को देखती हूँ तो मेरी नींद खराब हो जाती है। दिन रात दोनों बात करते हैं। 17 साल का संतोष यादव का बेटा मोहित सब कुछ समझ रहा था। उसने क्या कहा, मम्मी ये सब छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है, पापा से प्यार से डील करो। पापा को तुम टाइम से खाना नहीं देती हो, पापा को पानी नहीं देती हो, पापा को ध्यान नहीं देती हो। पापा हम सबके लिए कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, रात में रो के सो जाते हैं क्योंकि तुम इतना लड़ाई करती हो। मतलब छोटे से बच्चों को अकल है लेकिन हवस की मारी औरत को अकल नहीं है। इस मतलब कहते नहीं, जाग को प्रभु दारुण दुख दे ही, वाकी मत पहले हर ले ही। इस औरत को अच्छी जिंदगी का सपना देख रही थी हनुमान जाट के साथ। हनुमान जाट के साथ पूरी ज़िंदगी काटना चाहती थी, हनुमान जाट के साथ अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहती थी ये महिला। इस महिला के बारे में हम बात करेंगे। ये महिला हनुमान जाट को फ़ोन करती है कि मेरा बेटा और मेरा पति मेरे जीवन का कांटा है, आप इसको दूर करो हमारी नज़रों से, नहीं तो हम अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे। हनुमान जाट कहता है तुम चुप रहो, मैं कुछ करता हूँ। हनुमान जाट क्या करता है, जो आम फाड़ा जाता है, जो लकड़ी काटने जाता है कटर, उसको ऑर्डर करता है, ऑर्डर के थ्रू मंगाता है, ऑनलाइन मंगाता है। 2 सिम ऑनलाइन मंगाता है। एक सिम संतोष यादव को देता है, एक सिम खुद रखता है और बोलता है अब इसी सिम पे बात होगी, ओरिजिनल नंबर रख दो, ओरिजिनल नंबर से अपने घरों से बात करो। इन लोगों की प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी, बहुत बड़ी तगड़ी थी। तो दोस्तों ये दोनों अब क्या करते हैं, एक दिन रात को दरवाज़ा संतोष यादव खुला छोड़ देती है और उन लोगों को बता देती है कि 2 बजे के करीब आप लोग आ जाना। दिन में शाम को क्या करती है, इतनी बड़ी डिब्बी लेती है, डिब्बी में नशीली दवाई हनुमान जाट ला के देता है, उसको चटनी की तरह सिलबट्टे पे पीसती है। पीसने के बाद उसको रायते में मिलाती है, चटनी में मिलाती है और पकोड़े के साथ पूरे परिवार को खिला देती है। लेकिन संतोष यादव की बहन छुट्टियों में आई थी बच्चों के साथ यहाँ पे कि थोड़ा सा बहन के साथ रहेंगे, थोड़ा सा मन लगेगा। बहन के साथ रहती है। बहन कहती कि दीदी ये क्या कर रही हो। दीदी कहती अपने काम से काम रखो, तुमको क्या। अच्छा वो भी लापरवाह होके सो जाती, उसे क्या पता क्या हमारे साथ होना है। रायता सब खाते हैं, पकौड़ी सब खाते हैं और खूब जहन्नुम की तरह सोते हैं खूब। लेकिन इसका जो बड़ा बेटा था मोहित यादव को नींद नहीं आती क्योंकि उसने खाया ही नहीं था रायता, और संतोष को पता ही नहीं चला कि रायता मोहित ने नहीं खाया है। देखो होनी तो होके रहेगी, लाख जतन कर ले तू बंदे। संतोष सोचती है सब गहरी नींद सो गए हैं। संतोष देखती है रात के 2 बजे तक बस मोबाइल चलाती है, कोई मतलब नहीं था उसको। दरवाज़ा खुला पड़ा था क्योंकि उसे तो उस घर को त्यागना था। उसे तो घर के सारे सदस्य, अपने छोटे छोटे बच्चे भी कंटक लगते थे। और धन्य है माँ, जिस माँ की गोदी में लेटने से पूरे संसार मिल जाता हो, वो माँ आज इंतजार कर रही थी 2 बजने का कि कब इन लोगों की लाशें गिरेंगी, कब ये लोग हमारे जीवन के रिश्तों से टूटेंगे, कब इन लोगों का नाम निशान मिटेगा, कब ये लोग कफन बनेंगे, कब हमारा पति कफन बनेगा, कब हमारा पति शमशान में जलेगा, कब हमारे पति की जो चूड़ी है हम तोड़ेंगे, हम कब विधवा बनेंगे और कब हम साध्वी बनेंगे और कब हम जाके सती अनुसुईया बनेंगे। क्या बात है, सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ मैं खुद ही शॉक्ड हो जाती हूँ। आप लोग सुनेंगे क्या पता नहीं सुनेंगे कहानी। आप लोग कहाँ सुनते हैं हमारी कहानी। हमारा तो लक भी तो कहते हैं ना, होनी तो हो के रहे। हम कितने भी टैलेंटेड हैं, कितने भी जतन वाले हैं, कितने हम पढ़े लिखे हैं, पर लक तो आगे आगे और हम पीछे पीछे चलते हैं। तो बताना चाहूँगी संतोष यादव सब सो जाता है। संतोष यादव को नींद नहीं आती है क्योंकि उसे तो सुहागरात मनाने की हवस चढ़ी हुई थी। 2 बजे दरवाज़ा हल्का सा आवाज़ आती है, मैसेज आ गया था कि वी आर हियर। तो वो आती है, आ जाओ और उसमें जाओ, आ जाओ उसमें जाओ। जिस कमरे में पति और बेटा सोया था, अपना तो बाहर सोई थी कमरे से बाहर, वो लोग घुस जाते हैं।
घुस करके जो दांव होता है जिससे पशु काटे जाते हैं, उस दांव को तुरंत के तुरंत उसके पति के सर पे इस पे रख देते हैं, और जब खून का फव्वारा निकलता है वो फव्वारा बेटे के ऊपर जाके छपाक से पड़ता है। बेटा पूरी तरह से खून से नहा जाता है। बेटा खून नहाने के साथ ही नाक पे फव्वारा पड़ता है, बेटा जग जाता है। बेटे की तबीयत भी खराब थी। बेटा देखता है कि बाप के साथ 2 लोग छाती पे चढ़ के काट रहे हैं। बेटा एकदम बिल्कुल पसीना से डूब जाता है। बेटा उठ करके उठने की कोशिश करता है, मात्र 1 सेकंड के अंदर तुरंत के तुरंत 2 लोग उधर से आते हैं, बेटे को उसी कटर मशीन से यहाँ पे रख के कट कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों कट करके, और वो कहती है, वो जालिम माँ खड़ी है, वो कटते हुए बेटे का खून बहते हुए पूरे कमरे में फैलते हुए पूरे कमरे में मांस के टुकड़े देखती है। उसे खुशी मिलती है, उसे शांति मिलती है, उसे आत्मा को बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि अब मैं सुहाग रात मनाऊंगी, अब मैं अपने पसंदीदा बॉयफ्रेंड के साथ स्वर्ग जाऊंगी, अब मैं अपने पसंदीदा बॉयफ्रेंड के साथ अंबानी की बीवी बन जाऊंगी। इन लोगों को, घटिया लोगों को तो मरवा दिया है मैंने, घटिया लोग तो मर गए हैं, अब हम बचेंगे अच्छे लोग। देख लो, संतोष यादव बूढ़ी होकर के भी ये हाल है। कहते नहीं, बूढ़ी हड्डी कुछ भी करती है। अब संतोष यादव कहती है, ऐसा करना, फिर से चलाओ चक्कू, कोई बचने ना पाए, कसर मत छोड़ना। इतनी नफरत, जिनकी कमाई खाओ इतनी नफरत, जिनको दूध पिलाओ इतनी नफरत, जिनको गोदी में खिलाओ इतनी नफरत। इतनी नफरत कैसे हो सकती है? संतोष यादव कहती हैं, भैया ऐसा है, अब काम हो गया है। और इतने गर्व से देखती है अपने जाट जी को, जैसे लगता कि अभी दूल्हा बनके मेरे को जयमाल पहना रहा है। तुरंत ये भागते हैं सारे के सारे जो बरामदे में हैं। मतलब कहते नहीं, गलत करने वाला इंसान को ऊपर वाला देख रहा होता है और ऊपर वाला सजा देता है। इन लोगों को भगवान की दया से ये लोग उन्हीं बच्चों पे फाट पड़ते हैं, और वो सारे 3 बच्चे जग जाते हैं। 2 जिसमें संतोष के थे, 1 संतोष की बहन का था और 1 संतोष की बहन। 3 बच्चों के गले पे कटर रख देती है। 4 आए थे ना, 4, सबके पास कटर थे, सबके पास चाकू थे। दोनों चाकू से और 3 पे चढ़ करके भड़ाक भड़ाक टुकड़ों में कर देते हैं। और उनके सबके, जब बता रहे ना, पड़ोसी आए, जब उन लोगों को देखा तो कोई इंसान की खाल उनके पेट में नहीं थी, किसी इंसान की जो आंतड़ियां हैं उनके आंतों में नहीं थी, वो सब बाहर निकली पड़ी थी टोटल। जब कमरे के अंदर घुसते हैं तो बनवारी लाल की भी आंतें बाहर निकल रही थी, किडनी बाहर निकल रही थी, लीवर बाहर निकल रहा था। जब बेटे को देखते हैं तो बेटे की भी आंखें बाहर निकल रही थी, किडनी लीवर बाहर निकल रहा था। देखने लायक कुछ नहीं था, सब बेहोश होने के हालत में थे। फिर भी इस महिला को दया नहीं आई, फिर भी संतोष यादव को जरा सी दया नहीं आई। संतोष यादव बड़ी खुश है, रात भर पोछा उठाती है। अब ये सुबह का इंतजार करती है कि कब सूरज निकले और कब मैं ड्रामा शुरू करूं। त्रिया चरित्रम दैवम न जानम, कब ड्रामा शुरू करूं। संतोष यादव रात भर सब पूरा साफ करती है, खून साफ करती है, लेकिन खून तो साफ नहीं होने का, आपको तो पता है, खून तो साफ नहीं हुआ। उसके बाद ये क्या करती है, जैसे ही 6 बजता है दरवाज़ा खोलती है, चीखती है, चिल्लाती है, सर पटकती है, बाल उखाड़ती है, कपड़े फाड़ देती है, गिर जाती हैं। पुलिस भी एक घड़ी में शॉक्ड हो गई, पड़ोसियों के साथ पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है। पुलिस अंदर आती है, सारा मामला देखती है। मामला देख करके पुलिस की नज़र किचन पे पड़ती है, सिलबट्टा देखती है। सिलबट्टा अजीब तरीके से वैसे पड़ा था, जैसे लगता कि अब सिलबट्टा कभी कोई समेट को नहीं रखेगा। पुलिस समझ जाती है कि जो गृहिणी दूसरे दिन खाना बनाने वाली होगी ना, वो शाम को सब कुछ संभाल के रखेगी। इस तरह से बिखराया गया है सब कुछ, ऐसे लग रहा है कि इस किचन में अब दोबारा मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, संतोष यादव ने कहा था हनुमान जाट से कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी हम बेच देंगे, बेच करके हम शहर में रहेंगे। इन लोगों को तो ख़त्म करो, नारकीजियों को, इन गंदगियों को तो ख़त्म करो, इन घटिया लोगों को तो ख़त्म करो मेरे जीवन से। इतने पे वो लोग लालच में आ गए हैं। अब सुख के दिन आने वाले थे संतोष यादव के। पुलिस सिलबट्टा देखता है, सिलबट्टा को तुरंत के तुरंत जांच एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। खून देखता है, खून देख करके और सारी अलमारी देखता है, कहीं कोई लूटपाट नहीं। तब पुलिस सोचती है कि ऐसा कौन डकैत है कि लूटे पाते ना मारे सबको। पुलिस तुरंत के तुरंत चुपचाप चली जाती है।
सारी पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है, उसमें शिनाख्ती में निकलता है कि इनको जहरीली दवाई खिलाई गई थी ज़्यादा मात्रा में, जिससे ये सो गए थे। उसके बाद इनकी छातियों को पुष्ट किया गया है, इनको कई कई औजारों से मारा गया है, काटा गया है। सोच सकते हो, पुलिस सब कुछ जानती है, लेकिन पुलिस कहती है कि अब तो पता तो सब चल ही गया है। ये क्या करती है, संतोष यादव के कॉल निकालती है 2-3 साल पहले से लेकर के अभी तक। उसमें इनको कोई कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक हनुमान जाट का नंबर जो था, जो पहले बात किया करती थी, बहुत ज़्यादा उस पर मैसेज हुआ था। उस नंबर को उठा करके पुलिस आधार कार्ड निकालती है, उनके घर पे पहुंचती है। हनुमान जाट एक टीचर था, पुलिस को पता चलता था, ये भी टीआई टीचर थी, पुलिस को पता चलता है, पुलिस गुत्थी सुलझा लेती है। लेकिन दोस्तों, फिर वही अभी भी उन 5 लोगों को इंसाफ नहीं मिला। हनुमान जाट घर से गायब हो जाता है, सारे कपड़े हनुमान जाट का घर खोला जाता है, वहाँ पे 4 जोड़ी कपड़े निकलते हैं खून से लसे हुए। चारों बच्चों के खून के दाग उनको चेक किए जाते हैं, सैंपल आता है, रिपोर्ट आती है, बच्चों के खून से सने हुए कपड़े बच्चों के खून के ही थे। क्लियर हो जाता है कि भाई तुम्हारे कपड़ों में बच्चों के खून के सिंपल मिल रहे हैं, तो कैसे? तुम्हारी बात होती है संतोष यादव से, तो कैसे? तुम्हारे संतोष यादव से इतनी बात क्यों होती है? उसके बाद पुलिस उठा लेती है, पुलिस उठा करके दोनों अलग अलग जांच करती है, पूछती है। तो संतोष यादव ने कहा था, अगर पुलिस पकड़ती है तो बयान को बदलना नहीं, आपको पूरी तरह से मुकरना नहीं है, आपको क्लियर बोल देना हमें कुछ नहीं पता। तो पुलिस अलग अलग पूछती है कि ये बताओ तुम, कि संतोष ने तो सब कुछ बता दिया, तुमने 5 को क्यों मारा? अब ये टूट जाते हैं। आपको तो पता पुलिस के हथकंडे, पुलिस चाहे तो पाताल लोक से निकाल ले, पुलिस अपने काम करने पे आए तो स्वर्गलोक से निकाल के ले आए डेड बॉडी। तो ये लोग टूट जाते हैं कि अरे हमको खुद कहा कि बताना मत, और खुद बता दिया, बड़ी मक्कार निकली। सारे चारों के चारों सारा संतोष यादव का ड्रामा बता देते हैं। पुलिस ले जाके पेश करती है, जज के पास पेश करती है। अब ये संतोष यादव इतनी गुमराह करने वाली औरत थी, इतनी चालबाज औरत थी, जज के सामने ड्रामा शुरू कर देती है, जज के सामने मुकर जाती है। आपको भी पता है कि पुलिस की गवाही मान्य नहीं है कोर्ट में, इस तरह से जज के सामने जब गवाही मानी जाएगी। अब संतोष यादव जज के सामने तो गुमराह कर देती है, जज को झूठ बोल देती हैं। अब जज करे तो क्या करे, लेकिन उसी वक्त 4-5 दिन के अंदर जब दूसरी डेट आती है, दूसरी डेट में जब संतोष रोती हैं, ड्रामा करती हैं, त्रिया चरित्र दिखाती हैं, जो कि उनके संतोष के वकील ने सिखाया था। वकील ने जो गुमराह करने की गुत्थी सजाई थी, उस गुत्थी को फेल कर देते हैं पुलिस, क्योंकि वो सैंपल, वो औजार का सैंपल का खून, और उसके बाद उसका खून, कपड़ों का खून, उसके बाद फर्श का खून, उसके बाद बेड का खून, उसके बाद नई सिम कार्ड, जो औजार थे जहाँ से ऑनलाइन मंगाए थे संतोष के घर में, जिन औजारों से कत्ल किया गया था, जिन औजारों को ऑनलाइन जाट ने मंगाया था, हनुमान जाट ने, उन चारों के हाथों के निशान। कहाँ तक बचोगे? जज भी घुमता गा जाता है। चारों के चारों अभी उम्र कैद में हैं। फांसी किसी को नहीं हुई, जबकि फांसी होनी चाहिए थी। जब तक फांसी नहीं होगी तब तक कोई भी डरेगा नहीं। आप लोगों को क्या राय है? आप लोगों को कैसे लगा कि औरत है कि ये पूरी खातून जहर थी, किसी को खाने वाली नागिन थी, डायन थी? इसको हनुमान जाट के आगे अपने दूध मुहे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, प्यारे से बच्चे इतने बुरे कैसे लग सकते हैं? बच्चों के आगे तो दुनिया फेल है। खसम क्या है? खसम क्या है? खसम तुमको लूटेगा, खसोटेगा, नोचेगा, और बच्चों की माँ ही तो बनाएगा, उसके आगे क्या करेगा? कौन सोचता है? चलिए आप लोग कमेंट जरूर करना।